हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन फॉर एमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बोर ने एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया, आइए वो देखते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल लिया किसका? हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम के पास अपने अपने एनर्जीज लेवल होते हैं। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्लियर है? सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, फिर फर्स्ट ऑर्बिट, फिर सेकेंड ऑर्बिट, फिर थर्ड ऑर्बिट, फिर फोर्थ ऑर्बिट। अब हर ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी होती है, ये ऑलरेडी नील बोर ने दे रखी है। तो बोर ने कहा था कि किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है, किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? और अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो अगर मैं एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बात करी तो क्या हो जाएगा? -13.6 Z। हाइड्रोजन का Z की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1²। अब फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर मैं बात करती हूँ सेकेंड ऑर्बिट की, तो -13.6 Z की वैल्यू कितनी है? 1। और n की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं वही बात करती हूँ E3 की, थर्ड एनर्जी ऑर्बिट की, तो -13.6 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -13.6 अपॉन 9। तो ये आ जाएगा आपका -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ किसकी? फोर्थ ऑर्बिट की, तो फोर्थ ऑर्बिट के केस में क्या हो जाएगा? -13.6 1² अपॉन 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -13.6 अपॉन 16 विच इज इक्वल टू -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो एनर्जीज लेवल है ना, वो भी बहुत डिस्क्रीट से हैं। कैसे हैं वो? डिस्क्रीट से है। क्लियर हुआ? अब जनरली होता है क्या है कि हाइड्रोजन एटम, अगर मैं स्पेशली बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। और वो एक इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होता है? फर्स्ट ऑर्बिट में। वो एक इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होता है? फर्स्ट ऑर्बिट में। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो वो गोल गोल घूम रहा है। क्लियर है? और यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे ऑर्बिट इंक्रीज हो रहे हैं, एनर्जी भी क्या हो रही है? एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। इज दैट क्लियर? एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे मान लो हम लोगों ने क्या किया कि हमने इस पर्टिकुलर एटम को हीट किया। हमने इस पर्टिकुलर एटम को हीट किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इस पर्टिकुलर एटम को हीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इस पूरे एटम को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो जब एटम को एनर्जी मिल रही है तो इलेक्ट्रॉन को भी क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो जंप करके कहाँ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। अगर वो ग्राउंड स्टेट में है तो वो जंप करके कहाँ जाएगा? अपने नेक्स्ट ऑर्बिट में। मान लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसको एनर्जी दी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कितनी होती है? -13.6। तो जब ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो किस में जंप करके जाना चाहेगा? सेकेंड ऑर्बिट में। ये जो आपका सेकेंड ऑर्बिट है, यस और नो? तो वो अपने एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो इन्होंने पहला एक्सप्लेनेशन का पॉइंट क्या दिया? On heating, electron absorbs energy and jumps to higher energy level. क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल में तो चला गया, और ये सब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज वेरी अनस्टेबल इन हायर एनर्जी लेवल। कोई भी चीज हायर एनर्जी लेवल या एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि कोई भी एनर्जी किस में रहना चाहती है? ग्राउंड स्टेट में। किसमें? ग्राउंड स्टेट में, मतलब वहां पर जहां पर एनर्जी क्या हो? सबसे कम हो। क्लियर है? तो ये तो इसका दूसरा पॉइंट था एक्सप्लेनेशन का। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी लेवल में क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आना चाहेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था और वो जंप करके जब एक्साइटेड स्टेट में गया, तो वो इस एक्साइटेड स्टेट से कहाँ वापस आना चाहेगा? वापस ग्राउंड स्टेट में। सो इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक डी एक्साइट टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद
उन्होंने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो एनर्जी एमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन और फोटोन। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो यहाँ से कुछ एनर्जी एमिट होगी, और वो किस फॉर्म में होगी, रेडिएशन के फॉर्म में या फिर फोटोन के फॉर्म में। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेस एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एक्सेस एनर्जी है वो उस एक्सेस एनर्जी को क्या करना चाहेगा, एमिट करना चाहेगा। अब इस फोटोन के पास जो एनर्जी है वो किसकी इक्वल होगी, तो एनर्जी ऑफ सच फोटोन इज इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिट इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजिशन। यहाँ से जो फोटोन या जो रेडिएशन बाहर निकल रहा है इसकी जो एनर्जी होगी ना वो इन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होगी। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो N2 से N1 पर आ रहा है तो एनर्जी ऑफ सच फोटोन एमिटेड इक्वल्स टू EN2 माइनस EN1। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है दैट इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और जो आपका न्यू है ये क्या है आपकी, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा है आपका वेवलेंथ ऑफ फोटोन। क्लियर है? तो यहाँ से दो फॉर्मूले निकल कर आए, तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है दैट इज इक्वलेंट टू एच सी अपॉन लैम्डा, और अभी हमने बताया जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो किसके इक्वलेंट होता है, वो इक्वलेंट होता है EN2 माइनस EN1 के, अगर इलेक्ट्रॉन N2 से N1 पे आ रहा है। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि जो एच सी अपॉन लैम्डा है वो किसके इक्वलेंट हो जाएगा, तो एच सी अपॉन लैम्डा इक्वलेंट हो जाएगा EN2 माइनस EN1। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि यहाँ पे जो EN2 और EN1 है इनकी जो वैल्यूज है ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, मतलब कोई भी रैंडम वैल्यूज हो सकती हैं, नहीं, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज है ना ये फिक्स्ड है, ये क्वांटाइज्ड है। कैसी हैं, फिक्स्ड हैं और क्वांटाइज्ड हैं। तो कहने का मतलब है ये जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस होगा ये भी क्या होगा, ये भी फिक्स्ड वैल्यू होगी, ये भी फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है, विल हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज ओनली, इनकी भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही होंगी, और यहीं से बर्थ होता है किसका, डिस्क्रीट लाइन और एमिशन स्पेक्ट्रम का। और ये चीज़ किसने एक्सप्लेन करी थी, ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी बोर ने, और वो उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया था वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। क्लियर है? अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अगर मैं बात करती हूँ क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n is equal to 3 to n is equal to 1। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा ऑर्बिट है n is equal to 3 to n is equal to 1, n is equal to 3 से n is equal to 1 कोई इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, इस टाइम जो फोटोन निकल रहा है उसकी एनर्जी और वेवलेंथ हमें बतानी है। कहने का मतलब है ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट, और ये हो गया थर्ड ऑर्बिट। इतना क्लियर है? ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जाएगा तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, तो हमसे कहा जा रहा है कि उसकी एनर्जी और वेवलेंथ क्या होगी जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट में वापस आएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू EN2 माइनस EN1,
और जो एनर्जी होती है nth लेवल की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब मैं बात करती हूँ N2 की, तो N2 की वैल्यू कितनी है, 3, मतलब जो हमारी ऑर्बिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही, तो ये हो जाएगा -13.6, 1² हाइड्रोजन एटम है और थर्ड ऑर्बिट, तो 3² -13.6, 1² अपॉन 1², यही तो होगा। तो ये आ जाएगा -13.6 अपॉन 9 और माइनस, तो ये हो जाएगा +13.6। ये वैल्यू कितनी होती है, -1.51 और ये हो जाएगा +13.6। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? तो अभी तो हमने क्या बताया, सिर्फ एनर्जी ऑफ फोटोन, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वेवलेंथ भी क्या होगी। और अभी हमने पढ़ा कि जो HC अपॉन लैम्डा होता है वो किसकी इक्विवेलेंट होता है, En2 माइनस En1 के, यस और नो। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है En2 माइनस En1 की, वो कितनी आ रही है, 12.09। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻34। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸8। और लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो निकाल लो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस दे रखा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। क्लियर है? क्योंकि हमें किस में उसकी यूनिट चाहिए, SI में। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू निकल कर आएगी, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8 अपॉन 12.09 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। इज दैट क्लियर? अब इसको कैलकुलेशन करके आप मुझे आंसर बता देना, ठीक है? लेकिन मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका बताती हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर कहीं पर आप फंसो तो फॉर्मूला तो मैं बता रही हूँ दूसरा, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा फॉर्मूला क्या है, सुनो। अगर हमें निकालना है वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 12375। ये वैल्यू पता है कहाँ से आ रही है, जब आप HC को मल्टीप्लाई करोगे, जब आप प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई करोगे, तो यही वैल्यू आएगी 12375। तो इसके नीचे जो एनर्जी होगी ना, इसके नीचे जो एनर्जी होगी उसको हम लोग इसमें रखेंगे, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो जाएगा, 12375, और एनर्जी कितनी आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दैट इज 12.09। एज सिंपल एज दैट। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे ना, तो यहाँ से जो वेवलेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 12.09 है, तो 12 1 12, फिर 0, फिर 2, हाँ एग्जैक्टली। तो ये आ जाएगा 1024 एंगस्ट्रॉम। ठीक है? सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।